इफ़ वी आर बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रारब्ध से हम लेके आते हैं जो भी हमारे संचित कर्म हैं, और फिर आगामी जो है हम इस लाइफ टाइम में क्रिएट करते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में भी कोई थॉट आ गया ना गलत, उसको भी कर्मा में माना जाता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्शंस दैट वी परफॉर्म। क्या ये त्रिगुणा शक्ति का संबंध मोक्ष पाथ से है? हर स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन का केवल एकमात्र उद्देश्य है, वो है सत्वा। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग वर्कड फॉर मी। दैट इज समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड। इतने सटल वे में सारी चीजें होती हैं कि उन चीजों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक शांति की तलाश जो हमें हमेशा रहती है ना, क्योंकि एक शांति हम सबको चाहिए, वो सब मिलता है हमें। वो किस तरह से एक बैलेंस को क्रिएट कर पाए कि वो दोनों धर्म जो है अपने निभा पाए, जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज जिन गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उनसे हम बात करेंगे मोक्ष पट के बारे में। मोक्ष पट क्या है और इससे हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल कोच नीरा सरीन जी का। नीरा जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है मोक्ष पट, ये क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। मोक्ष के द्वार का ज्ञान, मोक्ष के द्वार का रास्ता प्राप्त होना जी, इतनी आसान बात तो नहीं है, बट हाँ, ये बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है मोक्ष पट के द्वारा। तो इसके पीछे क्या कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल मान्यताएं हैं? मान्यता से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही एंशियंट वैदिक टाइम्स से चलता आ रहा है। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, सेंट सीयर्स होते थे, वो मोक्ष पट जो को यूज़ करते थे टू इनकलकेट स्पिरिचुअल वैल्यूज़ टू देयर डिसाइपल्स। यानी कि अगर कोई स्पिरिचुअल एडवाइस लेना है तो वो मोक्ष पट का सहारा लिया जाता था। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें तकरीबन 250 टू 270 बॉक्सेस हुआ करते थे, जिसमें ज़्यादातर जो बॉक्सेस थे वो रिलीजन बेस्ड थे। आपका हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया। लेकिन जो मॉडर्न एज मोक्ष पट है, जो हमारे तक पहुंचा है, उसमें रिलीजन बेस्ड बॉक्सेस को हटा दिया गया है एंड इट हैज़ बिकम कंसाइज्ड टू 72 बॉक्सेस, विच मीन्स कि जो कर्मा थ्योरी है, जैसे ऊपर ये बेस्ड है द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, उसके हिसाब से 72 बॉक्सेस में इसको कंसोलिडेट कर दिया गया है। नीरज जी, ऑडियंस से मैं जानना चाहूँगी कि हम मोक्षा पट की बात कर रहे हैं, ये मोक्षा पट मोक्ष पाथ ही है ना? जो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो हमारी ऑडियंस होगी उसको नहीं पता होगा, तो ये एक ही है ना? कुछ लोग मोक्षा पट बोलते हैं जी, यानी कि है तो वही, जैसे मैंने बोला, बोर्ड ऑफ लिबरेशन और द पाथ टू लिबरेशन। कुछ लोग मोक्ष पट बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, बट इट मीन्स द सेम थिंग। तो ये जो मोक्षा पट है, इससे हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, सारा खेल जो है इस सृष्टि का, आपको नहीं लगता कि कर्मों पे आधारित है? बिल्कुल है। हम हमेशा सुनते आते हैं कि शायद मैंने कुछ किया था ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि प्रारब्ध से, इफ़ वी आर बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रारब्ध से हम लेके आते हैं जो भी हमारे संचित कर्म हैं, और फिर आगामी जो है हम इस लाइफ टाइम में क्रिएट करते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से जो एक सोल है वो इसी खेल में उलझा हुआ है, यानी कि कर्मों के खेल में उलझा हुआ है। पहले तो उस चीज़ का आभास होना, उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ कि नहीं, उस चीज़ का ज्ञान मिलना, फिर उसके बाद में उस चीज़ को समझना और फिर उसके ऊपर अमल करना। तो ये सारी चीज़ जो है वही मोक्ष पट के द्वारा जानी जाती है कि किस तरह के कर्म आपको संचित कर लेने चाहिए, ताकि कम से कम आगामी तो ठीक कर सको आप, और जो आप करके आए हो वो किस तरह से आप इस लाइफ टाइम में क्या आपको करना चाहिए जिससे कि उसका असर कम हो जाए। ख़त्म तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि दृढ़ कर्मा आप ला रहे हैं, तो जो दृढ़ कर्मास हैं वो इतनी आसानी से तो जाते नहीं हैं। तो इसीलिए ये सारा जो है बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है यहाँ पे मोक्ष पट में।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए। और अच्छा, अब इसके बारे में अनु अगर मैं बात करने लगी तो बहुत ही समय ज़्यादा निकल जाएगा। जी। लेकिन हर चीज़ का जो आरंभ है वो ज्ञान के प्रकाश से होता है, यानी कि नॉलेज इज़ गोइंग टू रिमूव द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये तो हम सब जानते ही हैं। नॉलेज आपने प्राप्त की, then you understand the whole thing. When you understand, then you get certain realizations. आपको समझ में आता है, you have the realization that oh, it is like this. After realization comes your awareness कि हाँ, मुझे अगर कोई कर्म करना है तो उसका क्या रेपरकर्शन हो सकता है, ये किस तहत आता है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है या क्या है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ दी एप्लीकेशन का मतलब है कि अब मैं उस पर अमल कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्शियसली अवेयर कि मुझे ये कर्मा करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में भी कोई थॉट आ गया ना गलत, उसको भी कर्मा में माना जाता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्शंस दैट वी परफॉर्म। नीरज जी, हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो वो जानते हैं कि उनके अंदर क्या बुराई है, वो उस बुराई को ख़त्म भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। वो बुरी चीज़ उनके अंदर से जाती ही नहीं है। कैसे उस बुरी चीज़ को दूर करे वो इंसान? तो अगर आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, अगर आपको, जैसे हम मोक्षपट की बात कर रहे हैं, अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है और उसके लिए आप सीख कर रहे हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो असुर हैं उनको तो आप पहचानेंगे। असुरों को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में शायद ये ज़्यादा कैची वर्ड है जिसको कहा जाता है शैडो सेल्फ। तो सबसे पहले आपको अपने शैडो सेल्फ पे तो काम करना ही पड़ेगा, हर कोई करता है, कोई इससे वंचित तो नहीं रह पाया है। और लेकिन सबसे पहले उनको जान लेना और एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ भाई, ये मेरा शैडो सेल्फ है। और जब आप जान लेते हैं एक्सेप्टेंस में, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान, जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, सही नॉलेज इसके बारे में जो मोक्षपट के द्वारा मिलता है, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, या जो मैं एक कर्म कर भी रहा था वो क्या सही है या गलत है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप सही ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे इसके बारे में। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका आविष्कार किया है या किसी ने इसको खोजा है। दिस हैज़ ऑलवेज बिन देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद्स हैं, वेदास हैं, ये सभी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और सिर्फ ये कहा जाता है कि एंशियंट टाइम्स में हमारे संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, ऋषि जो बहुत फेमस थे महाराष्ट्र में, उन्होंने मोक्षपट को एक कंसोलिडेटेड वे में जो है दिया, ताकि हम उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपने कर्मों को समझ सकें, उन पे सुधार ला सकें, ताकि हमारा जो एक लैडर ऑफ एवोल्यूशन है आध्यात्म का, वो बढ़ता चला जाए। हम जैसे इंसान हैं, हम जब किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं ना, जब किसी को, जैसे अगर हमने किसी की मदद भी की है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, भगवान हमें कुछ अच्छा देगा। तो वो एक इच्छा ज़रूर रहती है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने कुछ दान किया है या कुछ दिया है। पर हम लोग कई बार कुछ दान भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका बखान करते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। तो क्या वो सही है? अनु जी, सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी बीमारी जानती हैं आप क्या है? इस जन्म में आप अपने आप को सबसे अच्छा व्यक्ति समझते हैं। हाँ। सही कहा। आपके ऊपर अगर कोई भी सफरिंग आती है या कोई भी सौरो आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि मैंने कुछ गलत किया। यू नो, दैट विक्टिम मेंटालिटी, ये आता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो बहुत ही अच्छा संत इंसान। लेकिन जो ड्रामा आप पीछे से करते चले आ रहे हो, प्रारब्ध से लेके चले आ रहे हो, उसका भुगतान कौन करेगा? एवरी सोल इज कमिंग विद अ स्क्रिप्ट। आपको शायद पता भी होगा, आप अपनी स्क्रिप्ट स्वयं चुनते हैं, स्वयं लेके आते हैं, एंड दैट अनफोल्ड्स एज डेस्टिनी इन दिस लाइफ टाइम।
लेकिन सबका यही कहना होता है, वही मैं बात करती हूँ बार बार इग्नोरेंस की या ज्ञान की। सबका यही के मानना रहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी किस्मत को भी सुधार सकते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। गीता में त्रिगुणा शक्ति की बात की गई है, तो क्या ये त्रिगुणा शक्ति का संबंध मोक्षपात से है? त्रिगुण शक्ति की अगर हम बात करें तो वो जो त्रिगुण शक्ति के बारे में बात की गई है वो बेसिकली त्रिगुणात्मक गुणास की बात करी गई है। और हम जानते हैं कि 3 गुणास हैं हमारे, सत्वा, रजस और तमस। और मोक्ष पट के द्वारा बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से ये व्याख्यान किया गया है कि किस तरह से आप अपने तमस को पहले पहचानें, सबसे पहले पहचानें, और किस तरह से आप तमस से रजस पे जाते हैं और रजस आपको फर्दर सत्वा पे लेके जाता है। और हर स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का या हर स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन का केवल एकमात्र उद्देश्य है, वो है सत्वा। जब तक आप सात्विकता को नहीं छुएंगे, जब तक आप उस लय में नहीं जाएंगे, उस एनर्जी में नहीं वाइब्रेट करेंगे, तब तक स्पिरिचुअलिज्म तो आपसे बहुत दूर है। तो ये पूरी जर्नी जो है, जैसे कुछ क्लाइंट्स के लिए तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनके लाइफ में तमस ज़्यादा हो रहा है। तमस क्या है? इट्स मोर ऑफ डार्कनेस, इट इज़ मोर ऑफ योर इल डीड्स, इट्स मोर ऑफ योर सिंस, इट्स मोर ऑफ योर लेजीनेस, लथार्जी। ये सारी चीज़ आपके तमस में आ जाती है। और तमस, ये तीनों जो गुणाज हैं, ये पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि का मूल है। तभी कहते हैं ये इंटायर प्रकृति इज त्रिगुणात्मक। तो कोई भी चीज़ ऐसी छूटी नहीं है जहाँ पे ये 3 गुणाज नहीं है। आप में भी है, हम में भी है। बट द ओनली पॉइंट इज कि किस तरह से हम उस जर्नी को लेते हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा सात्विकता का है, सत्वा तक पहुँचने का है। मोक्ष पथ की ओर अगर कोई जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है, मतलब उससे कैसे कनेक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो आपको अपने कर्मास पे जो है, कर्मास की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप इंटेंशनली कर्मा क्रिएट करते हैं, यकीन मानिए उसका असर तो आएगा ही आएगा आपके ऊपर, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए। तो उसका आभास होना, और जब आपको उसका आभास होता है तो आप निरंतर, आपकी यही रहती है कोशिश कि मैं अपने कर्मा जो है उसको या तो कम से कम कर दूं, या फिर जो मैं कर रहा हूं वो मैं सोच समझ के कॉन्शियसली अवेयरनेस में करूं। It's not a reaction, it is something which is a response that we have to take in order to progress even spiritually. स्पिरिचुअलिज्म की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं अनु, हर कोई बात करता है अध्यात्म की। लेकिन उसका जो रास्ता जो है, या जो उसको सीख करने के जो मार्ग हैं, उसके बारे में बात अगर हम ज़्यादा करें तो बेटर रहता है। तो क्या जो हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है, या फिर हमें हमारा जो अगला जन्म होगा उसमें मिलेगा, या जो हमने इस जन्म में किया है इस जन्म में ही हमें मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है? कई बार ऐसा होता है कि एक होते हैं सीन कर्मास। सीन कर्मास होते हैं जो आपको इसी जन्म में मिल जाते हैं आपको। अच्छा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। सो दैट इज समथिंग एट अ वेरी स्मॉलर लेवल। सीन कर्मास जो आपके इसी जन्म में कुछ ना कुछ आपके डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी जिसको हम अनसीन कर्मास कहते हैं, वो जाते हैं आपके आगामी में, यानी कि आपके फ्यूचर लाइफ टाइम्स में। सो इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियसली क्रिएटिंग कर्मास, है ना, तो नेचुरली क्या आपकी कोशिश रहेगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह अच्छा कर्मा बैंक जो है आप क्रिएट करें। बिकॉज अच्छा कर्मा बैंक जब आप क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, एफडी की तरह। जब आप सब तो जानते हैं, जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो कितना ही मज़ा आता है। तो यानी कि वो जो कर्मा बैंक आपका मैच्योर होगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग एज अ ग्रेस, एज अ मर्सी ऑन यू। तभी हम कहते हैं ना कि शफ़ा हो गई मेरे पे, जाने कहाँ से क्या हो गया कि ये चीज़ मुझे मिल गई, या ये शफ़ा या ग्रेस मेरे पे हो गई। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप कर्मा की अगर हम बात करें तो कर्मा की जानकारी, किस तरह से आप विशफुली, इंटेंशनली अच्छे कर्मास को क्रिएट करते हैं और वो बैंक आप क्रिएट करते चले जाएं, बस ये उद्देश्य रहना चाहिए।
तो जो हमारी एफडी है उसका जो है वो हमें इसी जन्म में मिलता है फिर, या फिर उसके लिए हमें अगले जन्म तक वेट करना? कुछ आप यहाँ पर भी भोग लेते हो जब आप कहते हो कि यार पता नहीं कैसे था मेरी किस्मत में, मुझे ये अच्छा व्यक्ति मिल गया, या आई डोंट नो हाउ दिस थिंग वर्कड फॉर मी, दैट इज समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड। इतने सटल वे में सारी चीज़ें होती हैं कि उन चीज़ों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, यू नो, एवरीथिंग, बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड, इंटायर कायनात इज सो मिस्टीरियस, इट्स फुल ऑफ सो मच ऑफ मिस्ट्री। और बाकी जो है वो नेचुरली आपके आगामी में, आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाती है। एक सवाल जो है, मुझे लगता है कि शायद मुझे इसका जवाब आपसे मिलेगा। हम जैसे रामायण देखते थे, या तो कोई किसी को ऐसे पानी फेंकता था, श्राप देता था और कहता था कि तेरे साथ ये होगा, और वो होता भी था। मतलब अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है और वो होता भी था। क्या आज के टाइम में भी ऐसा कुछ है? अगर मतलब कोई गलत करता है और हम उसको कुछ बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा होगा, तो क्या होता है आज के समय में भी ऐसा? देखो, कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और इसको भी हम बहुत इसकी भी स्टडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसको हम वाउज एंड कर्सेस कहते हैं। दो प्रेमी जो हैं आपस में मिल गए, दुनिया भर के प्रॉमिसेस ले लिए, वाउज ले लिए, मजाक में ले लिए, लड़कपन में ले लिए, लेकिन ये वाउज का जो इम्प्लीकेशन है, दिस ट्रैवल्स लाइफ आफ्टर लाइफ, वन हैज़ टू बी वेरी सीरियसली अंडरस्टैंडिंग। और कर्सेस जिसको हम श्राप कहते हैं, या आजकल तो थोड़ा सा भी किसी ने किसी को तंग कर दिया तो टक से एक श्राप आ गया, या फिर एक कर्स दे दिया गया। ये भी इतने लाइफ टाइम्स आपको पीछे फेंक देता है विद रिस्पेक्ट टू योर सोल्स प्रोग्रेशन, कि आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। तो इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि वाउज एंड कर्सेस आर समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ, और ना ही दें तो उसे पूरा करें। कर्ज तो खैर ऑफ कोर्स आता ही नहीं है एजेंडा में, लेकिन अगर वाव आप दे रहे हैं तो उसको कम से कम पूरा करें, और नहीं तो ना दें। आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप मत दीजिए, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशन कैन बी फॉर सेवरल लाइफ टाइम्स। तो सोल तो क्या है, इसी में उलझा हुआ है। तो मोक्ष जो है वो जितना उलझा रहेगा उतना दूर जो है उसका रास्ता जो है लंबा होता चला जाएगा, और उतना ही दूर होता चला जाएगा। आप यूएसए और यूके भी जाती हैं, वहाँ पे भी विजिट करती हैं, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बाहर के लोगों की बात करें, विदेशियों की बात करें, जो फॉरेनर्स हैं, वो ज़्यादा इस पर विश्वास करते हैं मोक्ष पथ पर, या हमारे जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं? सरप्राइजिंगली अनु, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई हैव सीन कि जितना डेडिकेशन से और जितनी डिवोशन से वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं, हालांकि वही सारा खेल आ जाता है कि दे आर फॉरेनर्स बट दे डू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी से तो शायद प्रेम ही है उनको बहुत ही ज़्यादा। तो इस मोक्ष पथ को जितना उन्होंने अच्छे से अपनाया है, और जितना वो यू नो दे लाइक टू अंडरस्टैंड एंड गो मोर डीपर एंड डीपर इनटू इट, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कई बार ये जानकर कि उतना शायद अगर यहाँ पर भी होता, स्पेसिफिकली जो हमारा यंग क्राउड है उनके बीच में, तो कितना ही मज़ा आ जाता मुझे भी पढ़ाने का, सिखाने का, और उनको भी इसकी नॉलेज लेने का, ताकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे वही है कि आप अपने कार्मिक बैगेज को जो है वो कम कर सकें। पर अनीरा जी, मैंने ना ये जो मोक्ष पथ जो है ना, इसके बारे में ये सुना है कि जब आपकी जितनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं, जब आप घर गृहस्थी से थोड़ा फ्री हो जाते हैं, मतलब सारी जिम्मेदारियां आपकी पूरी हो जाती हैं, तब आपको इस और जाना चाहिए। क्या यही सही रास्ता है, या फिर अगर हम आज की बात करें कि आज के जो हमारे यंग बच्चे हैं, अगर वो भी इस मतलब 20 या 21 साल में इस चीज़ को अपना लें, तो क्या वो सही है, या पहले आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए? देखिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि आपको संसार छोड़ना है, या आपको गृहस्थी छोड़नी है, या फिर क्या यंग व्यक्ति नहीं कर सकता। दिस इज़ समथिंग विच इज़ योर सोल्स प्रोग्रेशन, सोल्स एवोल्यूशन। तो वो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो कितना इग्नोरेंट है, कितना अज्ञानता में है एक इंसान। पहले अच्छा, ज्ञान का प्रकाश पड़ना भी किसी के ऊपर, वो भी बहुत भाग्य की बात है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन हु इज़ ट्राइंग टू सीक
वो उसे मिल ही जाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शफ़ा है कि आप वहाँ तक पहुँचे तो सही। तो उस प्रकाश तक आप पहुँच जाएं सबसे पहले, वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं मेरे पास जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इवॉल्व्ड हैं, कहीं पीछे से बहुत अच्छे कर्मा लेके आए हैं, पीछे से भी दे हैव बीन वेरी इवॉल्व्ड सोल्स जो अब आए हैं, एंड दे डू फॉलो एंड दे डू लर्न। एंड उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको एक कहीं हिमालय पे जाके ही बैठना है या कहीं किसी पहाड़ पे ही बैठना है तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे शुरू होते हैं, दैट इज़ योर एक्चुअल एग्जामिनेशन पीरियड। स्पिरिचुअल लाइफ कोई इतनी आसान नहीं होती, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस ऑफ कोर्स, लेकिन उस चैलेंज में भी मज़ा अलग होता है। आई थिंक एट लीस्ट आई एन्जॉय इट। या आपने कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसकी मतलब काफ़ी मुश्किलें आती हैं, मतलब ये अगर 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 कोई इस रास्ते जाना चाहता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मतलब मेरा पर्सनली, मैं आपको देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब आप इस रास्ते जाते हैं तो एक नूर आपके चेहरे पर दिखता है, और वो जो मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि मतलब जो आपकी एज है, आप उस एज से बहुत छोटी लग रही हैं, तो क्या इससे हमें एक एक नूर दिखता है, एक अध्यात्म का सुख मिलता है, और एक एक शांति की तलाश जो हमें हमेशा रहती है ना, क्योंकि एक शांति हम सबको चाहिए, वो सब मिलता है हमें। देखिए, शांति तो आपके भीतर है। हम्म। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान आपको कभी खुशी नहीं दे सकता मुकम्मल, ये बात तो तय है। जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो सब हमारे अंदर है। बस सिर्फ इतना है कि जैसे मैं कहती हूँ, आँखों को बाहर की तरफ करने की बजाय अगर आप आँखों को भीतर कर लें तो आपको वहाँ बैठा सब कुछ मिल जाएगा। सारे असत्य वही हैं, जैसे मैंने कहा, स्वयं से शुरू, स्वयं में ही ख़त्म। सब कुछ वही है, लेकिन हम दुनिया भर में भटकते रहते हैं, खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, सुख की, पीस की। कहीं कुछ नहीं रखा, सब कुछ आपके भीतर ही है। तो अपने आप को कैसे पहचाने, क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया वो तो महान है, लेकिन पहचाना कैसे जाए अपने आप को, क्योंकि अपने जैसे आपका एक अभी सवाल आया था कि चैलेंजेस आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। तो स्पिरिचुअल लाइफ है, कोई आसान है? सब कुछ धीरे धीरे छुड़ाएगा आपसे, आपके सेंसेस को छुड़ाएगा, आपके अटैचमेंट्स को छुड़ाएगा, आपके जितने असुर आपने पाल रखे हैं उन सबको छुड़ाएगा। धीरे धीरे तो सब कुछ छूटा है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आपने ये पढ़ रखा है, गीता में बोल रखा है श्री कृष्ण जी ने, लेकिन सबको बोलना अच्छा लगता है, उसको अंडरस्टैंड करना शायद लोग नहीं चाहते। अकेले आना है आपने और अकेले ही जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कुटुंब के साथ आए हैं, कुटुंब के साथ ही आप मोक्ष पे जाएंगे। ये आपका स्वयं का अकेले का रास्ता है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे आप छूटते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा रहता है कि वो आपको तैयार भी करता है उन चीज़ों के लिए। आपको डिटैचमेंट के लिए तैयार करेगा, आपको जिसको हम कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट के लिए आपको तैयार करेगा। आपकी अपनी जो सेंसेस हैं उसको किस तरह से नियंत्रण में रखना है या किस तरह से उनको आपको पूरी तरह से ख़त्म करना है, वो सब भी तो आप सीखते हो। इट्स अ प्रोसेस। तभी इतनी साधनाएं हैं, तभी इतने मार्ग जो हैं हमारे चल रहे हैं, तभी हमारे पुरुषार्थ जो हैं चल रहे हैं। इसमें तो बहुत कुछ है। अभी आपने कहा कि आपके अंदर के जो असुर है ना, पहले आपको उनको पहचानना है। हमारे अंदर के असुर कौन कौन से हैं? भाई, सबसे पहले तो क्रोध है, वो हर जो किसी को बिना आता है। मतलब के चढ़े जाता है हाँ। सबको, ठीक है। हाँ। और बड़े हक से चढ़ता है कि हमें तो आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, भैया डर जाओ मेरे से, ठीक है। वो तो सबसे बड़ा आपका असुर है। क्रोध हो गया, आपका मोह हो गया, उससे बड़ा मोह। मोह को हम कहते हैं मकड़ी का जाल। आपने कभी देखा है अटैचमेंट? कैसे फंसते हैं आप उसमें, और फंसते ही चले जाते हैं। हर चीज़ के अटैचमेंट में, आप अपने नाम के, अपने शरीर के, अपने रिश्तों के, अपने बच्चों के, उनके बच्चों के। पर वो अटैचमेंट तो एक मतलब होगा ना, क्योंकि वो हमारा अपना है, तो उससे हमें अटैच होगा। आपका अपना है, आपका अपना है, आप मान रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ निमित्त हैं। अगर मैंने भी एक बच्चा पैदा किया है तो मैं केवल निमित्त हूँ उस बच्चे को इस संसार में लाने के लिए।
लेकिन वो बच्चा अपनी भी तो एक जर्नी लेके आया है, और वो अपनी जर्नी के हिसाब से अपना स्क्रिप्ट जो आया है वो भी तो उसकी अनफोल्ड होगी। आप बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने बच्चों के लिए एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट दैट यू कैन, आप कुछ भी और कर सकते हैं? क्या उसकी जर्नी को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा। मदहोश रहना, इंटॉक्सिकेटेड। किस चीज़ का इंटॉक्सिकेशन? आपकी पावर का, आपके रुतबे का, आपके पैसों का, आपके हुस्न का इंटॉक्सिकेशन। ये भी आपका एक बहुत बड़ा असुर है। और फिर आ गई आपकी जेलसी, आपकी ग्रीड, आपकी एनवी। अच्छा, एनवी भी दो प्रकार की है। एक तरफ एनवी जो पॉजिटिव है वो है आपका इंस्पिरेशन, आपने किसी को देखा, आपको इंस्पिरेशन हुआ। और दूसरी तरफ है जेलसी, आपने किसी को देखा, कोई अच्छा, कोई चढ़ रहा है ऊपर, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एनवी के भी दो रूप हैं। तो ये सारे आपके असुरी तो हुए। नीरा जी, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप कैसे जानती हैं कि वो कितना नेगेटिव है? देखो, बहुत सारे तरीके हैं अनु उसके लिए। एक तो एक तरह से ग्रेस कह लीजिए, एक तो ऑरा जो है उनका, जो आभा मंडल है, उससे भी पता चल जाता है उस तरह कि वो किस उसमें प्लेन में है। नेगेटिविटी भी कई तरह की होती है, मतलब वो किस लेवल की नेगेटिविटी है उसका जो है जानकारी मिल जाती है। फिर जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी ये पता चल जाता है कि वो इस समय, इस लाइफ टाइम में कौन सी एग्जिस्टेंशियल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, और उसको मैं क्या फर्दर दे सकती हूँ, या उसको क्या एडवाइस, सजेशन, रेमेडी या जो भी है वो दे सकती हूँ, जिससे कि वो आगे अपनी जो है जर्नी ठीक कर सके। और मोक्षा पट के द्वारा मेरा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि सभी को आपका ऑब्जेक्टिव एज अ रीडर उनको सत्वा की तरफ ले जाना है। जी, और ये सत्वा क्या है? सत्वा, जैसे हमने पीछे बात करी थी त्रिगुणाज की, तो सत्वा, रजस और तमस, ये तीन गुणाज हैं। सतोगुण को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे कि समथिंग विच इज़ वेरी प्योर, प्योरिटी हो गया, आपका पीसफुलनेस हो गया, आपकी जो भी गुड कर्मास हो गए, आपका जो भी एक इनफैक्ट इतना ब्यूटीफुल है जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जो कलर चॉइसेस आप करते हैं, जो ज्वेलरी पहनती हैं, आपका जो भी आचरण है, व्यवहार है, वो सब बहुत सटल हो, पीसफुल हो, ह्यूमिलिटी हो जिसमें, दैट इज़ योर सात्विकता। सात्विकता के पूरी आपकी डाइट आती है जिसमें कि आप किस तरह का खाना खा सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को। सो वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द फूड दैट वी ईट। तो सात्विक विचार रखना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, वो आपके ऑरा में रेडिएट होना, वो आपके सत्वा में आ जाता है। रजस इज़ मोर ऑफ क्रिएटिविटी, रजस इज़ मोर ऑफ ग्रैंडवर, रजस इज़ मोर ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। जैसे कि कोई भी बहुत चीज़ अच्छी डेकोरेट हो गई, जी, दैट प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट, दैट इलेबोरेशन, वो रजस है आपका। एंड तमस इज आपकी lethargy. It is to do with your laziness, it is to do with your lifestyle problems, it is to do with your ill thoughts, your negative thoughts which is there, that is your tamas. खाना भी जो है हमारा, जितना भी नॉन वेज आता है वो ज़ीरो प्राणा का खाना हम कहते हैं, वो भी आपका तमस में आ जाता है। एंड इफ़ इवन देर आर अदर सर्टन हर्ब्स ऑल्सो विच एंड अदर थिंग्स, वेजिटेबल्स एंड स्टफ ऑल्सो विच कम्स अंडर तमस कैटेगरी, जिसको खा के आपको लेजीनेस फील होती है, आपको नींद आ जाती है, आपको काम करने का मन नहीं करता, आपका दिमाग शायद उतना एक्टिव नहीं रहता। तो ये जो गुनाज हैं, दिस इज़ देयर, द इंटरप्ले ऑफ गुनाज सबके अंदर होता है, पूरी सृष्टि में है, और यहीं पे हमें अपने तमस को ख़त्म करना है। जी, ख़त्म तो शायद पूरी तरह से ना भी हो पाए, पर बहुत मिनिमल करना है, और डोमिनेंट जो गुना जो है आपका वो सत्वा होना चाहिए। नीरा जी, आपने 4 पुरुषार्थ की भी बात की थी, अब वो क्या है?
हाँ, 4 पुरुषार्थों का तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी का हॉरोस्कोप भी देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, तो भी आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है किस चीज़ के लिए आया है बेसिकली। और ये 4 पुरुषार्थ हैं आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एक व्यक्ति का पर्पस जो है इस लाइफ टाइम में, वो वहाँ से कैटेगराइज हो जाता है कि क्या उसका धर्म का ज़्यादा रोल है, या उसके अर्थ का ज़्यादा रोल है, या फिर उसके काम का ज़्यादा रोल है, या मोक्षा का ज़्यादा रोल है इस लाइफ टाइम में। धर्म तो वही हुआ कि आपने अपना रोल जो आप प्ले कर रहे हैं, जो धर्म जो आप अपना प्ले कर रहे हैं, एज वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ रिलेशनशिप, और इफ़ यू आर इनटू समथिंग, जैसे एक आपके आर्मी में कोई हाँ है, जी। उसका धर्म है टू प्रोटेक्ट द कंट्री, हाँ जी। तो वो उसी के तरफ एक्शन करेगा। एक टीचर का जो है वो धर्म क्या है कि अच्छे से डेडिकेटेडली डिवोशन से पढ़ाना। सो वो आपके धर्म के तहत आ जाता है कि राइटफुल ड्यूटीज़ एंड द राइटफुल रोल्स दैट यू आर प्लेइंग, ये आप मोक्षा पट के द्वारा जानते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे निभाना है। उसी तरह से कैसे निभाना है आ जाता है अर्थ। अर्थ इज मोनेटाइजेशन, इट्स ऑल टू डू विद योर मॉनेटरी नीड्स, योर फाइनेंसेस। इसको ये कितनी अहमियत या कितना प्रायोरिटाइजेशन आपकी लाइफ में इस चीज़ का होना चाहिए, वो आपका अर्थ पे आ जाता है। काम इज़ टू डू विद योर डिज़ायर्स। और सबसे बड़ी बात ये है, ये समझना द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी ज़रूरत है और ये मेरी इच्छा है। दैट मीन्स माई वांट, माई डिज़ायर, एंड डिज़ायर्स आर एंडलेस। तो काम जो है ये उसको दर्शाता है, और हम जान पाते हैं कि किस तरह से इसको समझना है और निभाना है। और फिर इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं, क्लैरिटी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है मोक्ष का रास्ता जो है वो अपने आप बन ही जाता है। तो उस रास्ते के लिए कोई व्यक्ति इस लाइफ टाइम में क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है और किस तरह की जर्नी ले रहा है, वो सारा कुछ आप मोक्ष पट में भी जान पाते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक वाइफ का धर्म होता है कि बच्चों का ध्यान रखे, सास ससुर का ध्यान रखे, सबका ध्यान अच्छे से रखे। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहूँगी। एक पति जो है ना वो थोड़ा फंस जाता है धर्म में कि वो अपनी माता पिता की सेवा करे या फिर अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि कई बार बहुत से लोग बहुत मेरी इस बात से शायद एग्री भी होंगे और शायद कुछ नहीं भी मानेंगे, क्योंकि हम हमेशा वाइफ की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी भी फंस जाता है उस धर्म में कि वो पत्नी धर्म निभाए या पुत्र धर्म निभाए। देखिए, हर चीज़ का एक ही जवाब है मेरे पास, वो है टू ड्रॉ अ बैलेंस। संतुलन बना के रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप प्रकृति में भी देख लीजिए, अगर संतुलन बिगड़ता है तो सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, या कुछ ना कुछ कैटास्ट्रोफी होती है। उसी तरह से जब आप अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं तो हर चीज़ उसके तहत आती है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति को एक बैलेंस अप्रोच लाना बहुत ज़रूरी है। सो द होल थिंग इज़ दैट ड्यूटी उस एक व्यक्ति की अपनी पत्नी की तरफ भी है और माता पिता की तरफ तो है ही। तो उस ड्यूटी पे वो किस तरह से एक बैलेंस को क्रिएट कर पाए कि वो दोनों धर्म जो है अपने निभा पाए, वो तो बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ लोग जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं, और वो समझ लें और उसको निभाएं, तो नथिंग लाइक इट। बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि ये एक व्यक्ति ही कर सकता है कि उसको वो बैलेंस किस तरह से रखना है। नीरज जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे। मेरा सवाल ये है कि ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं या बच्चे आते हैं या फिर जेंट्स आते हैं जो जो इस समय बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं? इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पुरुष की तादाद इतने परसेंटेज में है या महिलाओं की है। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर मिक्सचर. It's a very nice mixture of the two of them coming, and young crowd is coming more, children are coming more, and they are wanting to really know. मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा कोई सवाल करता है कि मैं उसका फोकस देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। some of the children, they are very focused these days. That's also I've seen. एक तरफ ये भी है जो भटकन भी है लोगों के अंदर, लेकिन तो मेरे पास तो एक हैप्पी मिक्स आता है इन सब लोगों का। आपने फोकस की बात कही,
आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, मतलब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। एक एक टारगेट नहीं है हमारा, और एक फोकस नहीं है कि मुझे ये चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे मिलेगा। हमें बस चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तो एक फोकस के लिए हम क्या करें, मतलब क्या क्या कोई ध्यान करें, या क्या 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 करें, मतलब ये सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपका फोकस जो है वो खुद ब खुद आएगा, और प्रायोरिटाइजेशन आपकी खुद ब खुद आएगी। और उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो हम बोलते रहते हैं निरंतर, वो आपका या तो फिर योग है, साधना है, मेडिटेशंस हैं, या चैंटिंग है। यानी कि, और आजकल तो माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर हम लोग डालते हैं। माइंडफुल एक्टिविटी इज़ नथिंग बट फोकस। वो किस तरह से So if you're doing anything, you're doing it with such a bullseye focus in that mindful activity. चाहे आप एक ड्राइंग ही कर रहे हैं, उस पे आप पूरी तरह से फोकस डाल के आप करते हैं कि कोई भी और विचार आप अपने दिमाग में नहीं लाने देते, नहीं अलाउ करते हैं। और ये अगर आप धीरे धीरे करते चले जाते हैं तो फोकस आपका डेफिनेटली बढ़ता है। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपने सारे विचारों को आपने नियंत्रण में कर कर उनको एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य की तरफ आपने उसको साध दिया है। तो फोकस और कंसंट्रेशन बेसिकली इन्हीं चीज़ों से डेवलप होता है, लेकिन उसके पीछे होता है ऑब्जेक्टिव कि मैं क्या करना चाहता हूँ। दैट हैज़ टू बी, दैट क्लियरिटी हैज़ टू बी देयर। और वहाँ पे शायद हम जैसों का रोल ज़्यादा आ जाता है कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये बताया जाए कि भाई आपको क्या करना चाहिए, और अगर सही गाइडेंस सही समय पे मिल जाए तो आई थिंक यू वन द बैटल एनीवेज। या और नीरज जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन वो बात जो है उनके दिमाग में चलती रहेगी, मतलब वो उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि इस सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब अगर हम लेटे भी हैं तब भी वो बात जो है हमारे दिमाग में चल रही है। हम अपने सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें? तो आपको ये भी जानकर बड़ा हैरानगी होगी कि कितने सारे थॉट्स हमारे पूरे दिन में हमारे माइंड से निकलते हैं, एंड 80% ऑफ द थॉट्स आर द यूजलेस थॉट्स, you know, which have got no relevance, which have got no benefit. Only 20% are substantial, which have got some value. तो थॉट डाइटिंग करके एक शब्द है जो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। डाइटिंग की हम बात करते हैं तो क्यों ना थॉट्स की भी डाइटिंग करी जाए। तो थॉट डाइटिंग अगर आप निरंतर करते रहते हैं, और वो ज़्यादातर आपकी माइंडफुल एक्सरसाइजेज या फिर मेडिटेशंस के थ्रू ही आता है, तो वहाँ पर आप धीरे धीरे थॉट्स को कम करते चले जाते हैं। ये क्या है मतलब? थॉट डाइटिंग इज जैसे कि आप खाना कम करते रहते हैं टू लूज वेट। सो सिमिलरली थॉट डाइटिंग इज समथिंग जहाँ पे आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कम करते चले जाते हैं। अच्छा। जिससे कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल हो सके। नीरा जी, मोक्ष पट का कोई साइंटिफिक बेस है क्या? अब आप यहाँ पर भी साइंस को ले आई। जी। क्या हर चीज़ का ज़रूरी है साइंटिफिक बेस होना, साइंटिफिक बैकड्रॉप होना? हम यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहे हैं, और मोक्ष के द्वार की बात कर रहे हैं, मोक्ष के मार्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइंस का क्या रोल? पर हम इस चीज़ को मानते हैं ना, जहाँ साइंस आ जाती है हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लॉजिकली अगर आप बात करें तो ठीक है, देयर इज़ अ सर्टेन लॉजिक विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। बट अगर हम मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपका एक धर्रा जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, साइंस से अलग हो जाता है, हट के हो जाता है। तो हर जगह साइंस को अगर हम फिट कर दें तो वो शायद बात कुछ समझ में आती नहीं। नीरा जी, मोक्ष पट को एक सांप सीढ़ी के खेल के रूप में क्यों बनाया गया है? क्या ये इंटरटेनमेंट के लिए है या इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है? एंटरटेनमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, और हम इतनी
गूढ़ बातें कर रहे थे, मोक्ष की बातें हम कर रहे थे, तो बेसिकली तो ये हमारे ग्रंथों से ही निकल के आया है ये नॉलेज. तो दिस इज़ बेसिकली गिविंग यू द वे टू लिबरेशन. और बड़ा इंटरेस्टिंग है मोक्षपट. और ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए थे जी. तो उन्होंने इसी मोक्षपट से इंस्पिरेशन लेकर स्नेक्स एंड लैडर्स जो गेम आप खेलते रहते हैं बड़े मज़े से, इसी के ऊपर वो आधारित है. और अगर आप इसको भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ. इस तरह से आपकी स्नेक्स एंड लैडर्स ये हैं. और दीज स्नेक्स एंड लैडर्स ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बारे में कभी फुर्सत से फिर बात हम कर सकते हैं. जैसे कि अगर ये आपका एक स्नेक है जो आ रहा है नेगेटिव इंटेलेक्ट से, आपको काट कर सीधा लेके आ रहा है नलिटी पे. नेगेटिव इंटेलेक्ट क्या होता है? दुर्बुद्धि. आपने तो ये देखा ही होगा कि जब भी आप दुर्बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ होता है? सब कार्य आपके रुक जाते हैं या फिर आपको नुकसान हो जाता है. तो नलिटी वो क्षेत्र है जहाँ पे हम कहते हैं स्टैंड स्टिल, सब चीज़ों का थम जाना, रुक जाना. बिकॉज यू हैव टू हैव द रियलाइजेशन कि मैंने अपनी बुद्धि का, सही विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. तो इस तरह से ये बहुत सारे स्नेक्स हैं और बहुत सारे लैडर्स हैं. कौन सा ऐसा कार्य आप करते हैं, कौन सा ऐसा कर्म आप करते हैं जिससे कि आपको लैडर मिल जाती है और ऊपर आप पहुंच जाते हैं. तो सारा खेल जो है, अगर मैं थोड़े से शब्दों में अगर आपको मैं बताती हूँ, तो सारा हम लोगों का एज फार एज द सोल इज कंसर्न्ड इसी में घिरा पड़ा है. एंड इट इज़ सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू हैव दिस नॉलेज ऑफ मोक्षपट. तो जीवन में जो भी इस समय हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, आप ये समझ लीजिए कि वो सब इस स्नेक एंड लैडर्स के आसपास ही घिरा हुआ है. कभी आप जीवन में ऊपर जाते हैं तो कभी झट से आप नीचे आ जाते हैं. क्यों होता है ऐसा आपके साथ? और अभी जैसा कि मैम ने भी बताया कि इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि मैम के साथ हम एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा जीवन कैसे छिपा हुआ है. क्या वो जो गेम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वो क्या वाकई हमारे जीवन को बदलती है? आप देखते हैं कि कभी एकदम से हम ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं और एक झटके में हम नीचे आ जाते हैं. इस रहस्य को हम ज़रूर जानेंगे नीरा सरीन जी से. और दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो आप पॉडकास्ट देख रहे थे ये हो रहा था स्टूडियो कोहाट में. तो अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं. आप हमारे विद अस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें. मैम, आपने अपना इतना समय हमें दिया और वाकई मुझे आज आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया. पुरानी यादें ताज़ा हो गई और कुछ नई चीज़ें हमें सीखने को मिली. थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमें दिया. थैंक यू मैम. थैंक यू. आत्मनमन.